ये बात अब ऑलमोस्ट हर एप्लीकेंट समझ चुका है कि आजकल ऐसा लग रहा है जैसे कनेडियन इमिग्रेशन एक परमानेंट स्लो डाउन में चला गया है और सिस्टम के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो आपका P1 हो या P2 ECOPR हो, वर्क परमिट एक्सटेंशन हो, ईटा हो या बस एक सिंपल अपडेट का इंतजार, हर चीज डिले हो रही है। ये डिले अब सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं रही, यह एक हार्श रियलिटी बन चुका है जिससे हजारों लोग डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक जैसे कि सेटल होना अब्रॉड या एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करना के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो ये कंटिन्यूअस डिलेज ना सिर्फ आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं बल्कि वो आपकी लाइफ की मोमेंटम को भी तोड़ देते हैं। जब वीक्स बदलकर मंथ्स बन जाते हैं और कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे आप वर्क परमिट एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे हो या PR एप्लीकेशन के लिए IRCC से कोई अपडेट, एक भी अनएक्सपेक्टेड डिले आपके सारे ट्रैवल प्लान्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सकता है। और ये वेट का तनाव सिर्फ आपके वीजा फाइल या स्टेटस तक ही लिमिटेड नहीं रहता, इसका असर आपकी इमोशनल स्टेट, फाइनेंशियल प्लानिंग और मेंटल हेल्थ तक स्प्रेड हो जाता है। इमेजिन करिए कि कोई कपल है जो अपनी फैमिली को रीयूनाइट करने के लिए मंथ से इंतजार कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है लेकिन PGWP के डिले की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं। ये सब सिर्फ टेक्निकल डिलेज नहीं, ये लोगों की रियल लाइफ में जेन्युइन हर्डल्स है। साथ ही साथ जब आप बार बार वेब पोर्टल चेक करते हैं, GCMS नोट्स अप्लाई करते हैं, लॉयर से कंसल्ट करते हैं और फिर भी कोई सॉलिड जवाब नहीं मिलता तो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है। ये अनसर्टेनिटी ना सिर्फ आपके करंट प्लान्स को अफेक्ट करती है बल्कि फ्यूचर डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी को भी वीकन कर देती है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा कंट्री एक्सप्लोर करें या कनाडा में ही पेशेंटली वेट करें। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। डिलेज का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो अभी भी अपने होम कंट्री में स्टक हैं। एम्प्लॉयर्स को सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे और एप्लीकेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज लूज करनी पड़ रही है क्योंकि उनको टाइमली वीजा नहीं मिल रहा। इससे न सिर्फ एप्लीकेंट को लॉस होता है बल्कि कनेडियन लेबर मार्केट भी सफर करता है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये डिले सिर्फ प्रोसेसिंग इशू नहीं है बल्कि इससे लोगों की ट्रस्ट भी सिस्टम से कम हो रही है। जब कोई एप्लीकेंट एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव सिस्टम की उम्मीद करता है लेकिन मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसकी पूरी परसेप्शन उस कंट्री के इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए नेगेटिवली चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब सिंपल है, ये डिलेज सिर्फ टाइमलाइंस की बात नहीं कर रहे, ये उन ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं जो लोग लेकर आते हैं। इमिग्रेशन सिर्फ पेपरवर्क नहीं होता, ये लोगों की जिंदगी को शेप करता है। जब वो शेप अनसर्टेन हो जाता है तो लोग इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, चाहे वो TRV पर हो, स्टडी परमिट पर हो या वर्क परमिट पर, वो भी स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि एक्सटेंशंस या अप्रूवल्स में डिलेज आ रहे हैं। इस वजह से ना वो कॉन्फिडेंटली काम कर पा रहे हैं और ना ही अपने फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग अब ऑल्टरनेट रूट्स या दूसरे कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, UK या इवन जर्मनी, जहां कंपैरेटिवली टाइमलाइंस थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। और ये ट्रेंड अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो कनाडा को लॉन्ग टर्म में अपने ग्लोबल इमेज और स्किल्ड माइग्रेंट पूल में डिक्लाइन देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ये डिलेज एक सिस्टमिक चैलेंज बन चुके हैं और जब तक IRCC या दूसरे कंसर्न्ड अथॉरिटीज इस इशू को सीरियसली एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये फ्रस्ट्रेशन ग्रो करता रहेगा। इमिग्रेंट्स सिर्फ एक नंबर नहीं होते, वो फ्यूचर सिटीजन्स होते हैं और अगर उस फ्यूचर को अनसर्टेन बना दिया जाए तो उसका असर सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, पूरी सोसाइटी पर होता है। अब तो डिलेज एक तरह से नॉर्म बन चुके हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट का इंतजार कर रहा है, या एक स्किल्ड वर्कर हो जो एक्सप्रेस एंट्री इनविटेशन का इंतजार कर रहा है, या कोई प्रोविंशियल नॉमिनी हो जिसका फाइल बीच में अटका है, ये लिम्बो वाला फीलिंग बहुत कॉमन हो गया है। पूरा इमिग्रेशन सिस्टम इस वक्त अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी और इनएक्टिविटी से भरा पड़ा है। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, कई महीनों से डिलेज की समस्या जारी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग हर दिन अपने स्टेटस का अपडेट चेक कर रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ, बस ये सोचकर कि शायद आज कुछ नया हो।
लेकिन अक्सर यह निराशा में बदल जाता है क्योंकि एक भी नया अपडेट या मूवमेंट नहीं होती। ये सिचुएशन अब एक साइकोलॉजिकल साइकिल बन चुकी है। रात को सोने से पहले लास्ट बार IRCC पोर्टल चेक करना, सुबह उठते ही ईमेल इनबॉक्स देखना कि कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आया, और फिर हर बार डिसअपॉइंटमेंट फील करना। ये साइलेंट एंजाइटी अब लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। बहुत से एप्लीकेंट्स अपनी जॉब छोड़कर या फैमिली से दूर रहकर सिर्फ एक पॉजिटिव डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब मंथ्स बीत जाते हैं और कोई आउटकम नहीं आता तो ये स्ट्रेस अनबेरेबल लगने लगता है। एक और बात यह है कि डिलेज की वजह से एप्लीकेंट्स की पूरी प्लानिंग अनसर्टेन हो जाती है। कुछ लोग हैं जो अपनी जॉब रिजाइन करने वाले थे या ट्रैवल टिकट्स बुक करने वाले थे, लेकिन अब वो हर डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका वीजा या अप्रूवल कब आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने होम कंट्री में बैठे हैं, लेकिन उनका इनटेक मिस हो गया या कोर्स डिफर करना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि बायोमेट्रिक्स या मेडिकल अपडेट टाइम पर नहीं आया। और जिन लोगों के पास अप्रूव्ड जॉब ऑफर्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयर्स से प्रेशर मिल रहा है क्योंकि उन्हें कमिटमेंट चाहिए, लेकिन एप्लीकेंट कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जब IRCC या कोई प्रोविंशियल बॉडी डिलेज के बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं देती, ना टाइमलाइन अपडेट करती है, ना रीजन एक्सप्लेन करती है, तो ट्रस्ट धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या उनका फाइल खो गया है, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर सिस्टम में कोई टेक्निकल ग्लिच है। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक और बड़ी समस्या बन चुका है। लोग सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे अप्रूवल मिले या रिफ्यूजल, लेकिन इंडेफिनिट साइलेंस सबसे पेनफुल होती है। कई एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेविंग्स, करियर और फैमिली लाइफ को साइड में रखकर सिर्फ कनाडा मूव करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जब एक भी स्मॉल स्टेप मंथ्स तक मूव नहीं होता तो उनका मोटिवेशन टूटने लगता है। कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं है, ये उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिफाइन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिचुएशन टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इशू बन चुकी है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में बैकलॉग और रिसोर्स क्रंच के चलते IRCC का सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेंट्स इंडेफिनिट वेट करें और उनकी जिंदगी पॉज पर रहे। बहुत से लोग ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे हैं, जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी, जहां एटलीस्ट प्रोसेस के टाइमलाइंस और कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। तो अब जानते हैं कि ये डिले सिर्फ प्रोसेसिंग इनएफिशिएंसी नहीं है, ये लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन, स्पाउस के साथ रियूनियन या जॉब ज्वाइनिंग डेट्स प्लान की थी, वो सब अब अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। कनेडियन ड्रीम अब एक होपफुल जर्नी से ज्यादा एक एंडलेस वेट बनता जा रहा है, और ये बात सच में परेशान करने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज इस साइलेंस को ब्रेक करें, एप्लीकेंट्स को टाइम टू टाइम स्टेटस अपडेट्स दें और बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लें। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत से टैलेंटेड और डिजर्विंग इंडिविजुअल्स कनाडा की जगह किसी और कंट्री में अपना फ्यूचर ढूंढना शुरू कर देंगे, और ये ना एप्लीकेंट्स के लिए अच्छा होगा, ना कनेडियन इकोनॉमी के लिए। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि डिलेज हो रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इसका कोई डेफिनेट रीजन नहीं है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये डिलेज क्यों हो रहे हैं। क्या IRCC में कोई सिस्टम अपग्रेड चल रहा है, क्या स्टाफिंग की प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, या फिर क्या इमिग्रेशन पॉलिसीज में कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है। लेकिन कोई भी ऑफिशियली कुछ क्लियर नहीं बता रहा। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हर किसी को लग रहा है जैसे वो एक डार्क टनल में है, जहां कोई गाइडेंस नहीं है, ना कोई टाइमलाइन है और ना ही कोई रोड मैप जिससे एप्लीकेंट्स को थोड़ा भी क्लैरिटी मिल सके। यह अनसर्टेनिटी लोगों की पेशेंस को डे बाय डे टेस्ट कर रही है। जब एप्लीकेंट्स हर दिन IRCC के पोर्टल को रिफ्रेश करते हैं या लॉयर से पूछते हैं कि क्या कोई अपडेट आया है, तो वो हेल्पलेसनेस और एंजाइटी दोनों को फील करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वो किसी इनविजिबल क्यू में फंसे हैं या फिर उनका केस अटेंशन ही नहीं पा रहा। और जब आप अपनी एंटायर फ्यूचर प्लानिंग को एक ईमेल या वन डिसीजन के इंतजार पर होल्ड पर रखते हैं, तो वो मेंटल प्रेशर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से सहन नहीं होता। इस फ्रस्ट्रेशन में और आग डाल रहा है कनाडा का करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि इलेक्शंस पास आ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इमिग्रेशन रिलेटेड एजेंडा दिखा रही है और इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।
हाउसिंग, जॉब्स, हेल्थ केयर जैसे टॉपिक्स में इमिग्रेशन को लेकर कई नैरेटिव्स बन रहे हैं, जिनमें से कुछ सैडली एंटी इमिग्रेंट या एंटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जैसे सेंटिमेंट्स लेकर आते हैं। ये देखना बहुत डिसहार्टनिंग होता है कि जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए खर्च करके एजुकेशन परस्यू की, जिन स्किल्ड वर्कर्स ने कनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का सपना देखा, वही लोग आज पॉलिटिकल डिबेट में एक बर्डन के रूप में प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कंफ्यूजन और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ कनाडा अभी भी ग्लोबली सबसे इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज में काउंट होता है, जहाँ मल्टीकल्चरलिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोकल वॉइसेस ये कहती हैं कि इमिग्रेशन को टेम्परेरीली सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ये मिक्स्ड मैसेजिंग एप्लीकेंट्स को और भी ज्यादा डिस्ट्रेस में डाल देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वो उस देश का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें वेलकम करता है, या उस देश का जहां उन्हें अनवांटेड समझा जा रहा है। इसके अलावा जब पॉलिटिकल लीडर्स कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे एक मिनिस्टर बोलते हैं कि हम स्किल्ड माइग्रेंट्स को सपोर्ट करेंगे और दूसरे मोमेंट में कोई प्रोविंशियल लीडर कहता है कि स्टूडेंट्स या न्यूकमर्स हाउसिंग क्राइसिस के लिए जिम्मेदार हैं, तो पब्लिक डिस्कोर्स पोलराइज्ड हो जाता है। इससे न सिर्फ पॉलिसीज का डायरेक्शन अनक्लियर होता है, बल्कि एप्लीकेंट्स की होप भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है। बहुत से लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, क्या हमने सही डिसीजन लिया? क्या कनाडा अब भी एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है? ये सवाल सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस इमिग्रेशन जर्नी में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए ये डिलेज और अनसर्टेनिटीज एक नाइटमेयर बन चुके हैं। अब इसका एक और साइड इफेक्ट ये भी है कि एप्लीकेंट्स की तरफ से भी नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ने लगा है। लोग सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बहुत से लोग IRCC के ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर ओपनली सवाल उठा रहे हैं। रेडिट, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अब कनाडा इमिग्रेशन के बारे में एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। जहां कभी एडमिरेशन होती थी, अब कंप्लेंट्स और डिसअपॉइंटमेंट का माहौल बन गया है। ये सिर्फ परसेप्शन का बदलाव नहीं है, ये एक्चुअली उस ट्रस्ट का ब्रेकडाउन है जो एप्लीकेंट्स और इमिग्रेशन सिस्टम के बीच में था। तो इसका मतलब साफ है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक एप्लीकेंट्स को ऑनेस्ट अपडेट्स और रीजन बेस्ड टाइमलाइंस नहीं मिलेंगे, तब तक ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा। और अगर ये फ्रस्ट्रेशन अनकंट्रोलेबल हो गया, तो उसका असर सिर्फ इमिग्रेशन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि कनाडा की ग्लोबल इमेज, उसके एजुकेशन सिस्टम और लेबर मार्केट पर भी डीप इम्पैक्ट डालेगा। और जैसे कि आपने सुना होगा, गुड थिंग्स टेक टाइम, लेकिन जब वो टाइम आता है तब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।